नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत के मुख्य आर्थिक प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने भारत के नियोजन प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब आर्थिक प्रदेशों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यह किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं और उस देश के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ हम जब आर्थिक प्रदेशों की बात करते हैं कि क्योंकि आर्थिक प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश होता है जहाँ पर अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार और अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें समानता पाई जाती है। यानी प्राथमिक और द्वितीयक जो व्यवसाय होते हैं वो इन क्षेत्रों के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उनके पास बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन औद्योगिक जो आर्थिक जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर तृतीयक और चतुर्थ जो श्रेणी के व्यवसाय होते हैं उनकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें प्राथमिक और द्वितीयक जो व्यवसाय होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें समरूपता देखने को मिलती है, या दूसरे अर्थों में हम आर्थिक प्रदेश को मुख्य रूप से जो भौगोलिक कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं और जिनमें हम आर्थिक संसाधनों के जो प्रकार होते हैं उनके उपयोग की समानता इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है या इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर आर्थिक प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो आर्थिक प्रदेशों में जो आर्थिक भूदृश्य होते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो या अन्य क्रियाकलाप हो, आर्थिक जो भूदृश्य होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। यहाँ आर्थिक प्रदेश एक राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा भूभाग होता है, क्योंकि यह देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने का एक महत्वपूर्ण भूभाग होता है और यहाँ मानवीय और आर्थिक क्रियाकलाप, यानी जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे, जिन प्रदेशों की बात करेंगे वहाँ पर मानवीय और आर्थिक क्रियाकलाप जो संपन्न होते हैं उन क्रियाकलापों को इन प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि मानव के द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाता है और मानव के द्वारा ही संसाधनों का उपभोग किया जाता है और आर्थिक क्रिया भी मानव के द्वारा ही संपन्न की जाती है। तो किसी क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उन क्षेत्रों में पाई जाती है या देखी जाती है। आर्थिक प्रदेश क्योंकि किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें किस प्रकार की विशेषता देखी जा सकती है। तो हम यहाँ आर्थिक प्रदेश की जो विशेषता होती है उनकी जब बात करते हैं तो आर्थिक प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध उद्योग स्थापित होने चाहिए और वो एक दूसरे से उनका आपस में सहसंबंध होना चाहिए। यानी किसी भी क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध जो उद्योग स्थापित होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होने चाहिए, क्योंकि श्रृंखलाबद्ध जो बड़े उद्योग होते हैं उनके जो सह उत्पादक जो उद्योग हैं वो भी उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो उनमें आपस में अंतर संबंध होता है। भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता देखने को मिलेगी। उनके सह उत्पाद के जो अन्य उद्योग हैं वहां पर उनकी प्रधानता देखने को मिलेगी। हम
हुगली प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां पर जूट उद्योग की प्रधानता उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और उनसे संबंधित जो उद्योग होते हैं उनमें आपस में अंतर संबंध होता है, सहसंबंध उन क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसे ही हम गुजरात का खंभात और अंकलेश्वर की बात करते हैं, खनिज तेल से संबंधित ये क्षेत्र है, तो इससे संबंधित जो उद्योग हैं वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, सहसंबंध रखते हैं और इसके कारण यहाँ पर एक श्रृंखलाबद्ध उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में हुई है। दूसरा, उस प्रदेश की जनसंख्या उन उद्योगों में कार्यरत होनी चाहिए, यानी जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार के उद्योग स्थापित है, वहाँ की जनसंख्या का अधिकांश जो भाग है उन कारखानों में कार्यरत होना चाहिए। औद्योगिक केंद्र और नगर यानी बाजार के मध्य परिवहन जाल विकसित होना चाहिए। हम आर्थिक प्रदेश की जब बात करते हैं, क्योंकि उद्योगों की श्रृंखलाबद्ध वहाँ स्थापना हो जाती है, जैसे ही उद्योगों की स्थापना होती है धीरे धीरे वहां पर परिवहन जाल अपने आप विकसित हो जाता है और वो आपस में जो बड़े नगर होते हैं, बाजार होते हैं, उनसे वो संबंधित हो जाते हैं। नगरीय जनसंख्या की वहां अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो श्रेणी के व्यवसाय हैं उन प्रदेशों में अधिक देखने को मिलेंगे। तो इसी कारण वहां पर नगरीय जो जनसंख्या है उसकी अधिकता इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है या पाई जाती है। बाजार और व्यावसायिक केंद्रों का संकेंद्रण यहां मिलता है, क्योंकि औद्योगिक माल की जो खपत होती है उसके लिए बाजार महत्वपूर्ण होता है। तो इस कारण ऐसे प्रदेशों में बाजार और व्यावसायिक जो केंद्र होते हैं उनका जमाव भी इन प्रदेशों में हमें देखने को मिलता है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो व्यवसाय हैं उनकी प्रधानता मुख्य रूप से इन प्रदेशों में हम देख सकते हैं या पाई जाती है। तो ये विशेषता एक आर्थिक प्रदेश में होनी चाहिए, जिस आधार पर हम उनको आर्थिक प्रदेश की संज्ञा देते हैं। अब हम आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन की अगर बात करें, किस आधार पर हम उनको आर्थिक प्रदेश या एक अलग आर्थिक प्रदेश में उसको विभाजन करते हैं, क्या आधार हमारे सामने होते हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो संसाधन उपयोग और उपभोग में समानता, एक आर्थिक प्रदेश में किस प्रकार के संसाधन वहां पाए जाते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है और उनका उपभोग किस प्रकार हो रहा है। इन उपयोग और उपभोग में दोनों में उन क्षेत्रों में या उन प्रदेशों में हमें समानता मिलनी चाहिए। मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता इन क्षेत्रों में होनी चाहिए, क्योंकि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और उसके बगैर हम प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उनको हम संसाधन का नाम नहीं देते। तो मानवीय और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता उन क्षेत्रों में होनी चाहिए ताकि वो प्रदेश में उद्योगों की एक श्रृंखलाबद्ध स्थापना हो सके। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की उपलब्धता भी वहां होनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ये प्रदेश महत्वपूर्ण होते हैं। तो चाहे वो कृषिगत उद्योग हो, चाहे वो खनिज से संबंधित या अन्य उद्योग हो, उनके लिए आधारभूत जो संरचना होती है, आधारभूत जो आवश्यकता होती है, वो उन क्षेत्रों में मौजूद होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। कार्य का विशिष्टीकरण, किस कार्य में वहां की जनसंख्या संलग्न होती है, किस प्रकार के कार्य वहां ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हम लोहा इस्पात जो केंद्र हैं भारत के, जैसे छोटा नागपुर का पठार और कर्नाटक का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर जो जनसंख्या है वो अधिकांशतः लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं उनसे संबंधित जो अन्य कारखाने हैं वहां पर संलग्न रहती है। तो कार्य का विशिष्टीकरण उन क्षेत्रों में मिलता है, किस प्रकार के कार्य वहां संपादित होते हैं। प्रशासनिक कार्य भी हो सकते हैं। संसाधन दोहन की तकनीक,
क्योंकि एक अलग प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहां पर संसाधनों का दोहन किस प्रकार से हम कर रहे हैं, हमारे पास किस प्रकार की तकनीक मौजूद है। तो एक आर्थिक प्रदेश को हम अगर अलग करते हैं तो वहां पर संसाधन दोहन की तकनीक भी आपको अलग एक प्रदेश में देखने को मिलेगी। आर्थिक विकास की जो अवस्था होती है वो अवस्था उस प्रदेश में होनी चाहिए ताकि हम उसको आर्थिक प्रदेश में शामिल कर सके। कार्य प्रणाली में आपसी अंतर संबंध, एक प्रदेश या आर्थिक प्रदेश में कार्य प्रणाली में आपसी अंतर संबंध होना चाहिए ताकि एक दूसरे क्षेत्र में वो आपस में अंतर संबंधित हो, सह संबंध वो आपस में रखे। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम किसी भी प्रदेश को हम आर्थिक किसी भी क्षेत्र का आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन इन आधार पर या इस आधार पर हम कर सकते हैं। हम भारत के आर्थिक प्रदेशों की यहां चर्चा कर रहे हैं तो भारत को मुख्य रूप से जब हम आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं तो डॉक्टर पी सेन गुप्ता जिन्होंने एकीकृत आर्थिक प्रादेशिकरण के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 7 वृहद और 42 मध्य आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया और ये विभाजन का जो आधार एकीकृत आर्थिक प्रादेशिकरण रहा। तो इस आधार पर पी सेन गुप्ता ने 7 जो आर्थिक प्रदेश माने, उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश, पूर्वोत्तर का जो भाग है ये पूर्वी आर्थिक प्रदेश, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को शामिल करते हैं। उत्तर मध्य आर्थिक प्रदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हैं। मध्यवर्ती मैदानी भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल करते हैं। उत्तरी पश्चिमी आर्थिक प्रदेश राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि को इसमें शामिल करते हैं। पश्चिमी आर्थिक प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र को इसमें शामिल करते हैं। दक्षिणी आर्थिक प्रदेश इसमें कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी जिसमें शामिल है। इस प्रकार हम भारत को मुख्य रूप से 7 आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं और यहाँ पर संसाधन उपलब्धता, औद्योगिक जो क्रियाएं और परिवहन का जो विकास है उस आधार पर हम यहाँ इन प्रदेशों की बात करते हैं। तो चूंकि यहाँ उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश की बात करते हैं तो जिसमें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर हमें मुख्य रूप से चाय, खनिज तेल और कृषिगत जो संसाधन है वो यहाँ इस क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। तो इस आधार पर वहाँ खनिज तेल से संबंधित जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, चाय से संबंधित जो उद्योग हैं, कृषि से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो इन क्षेत्रों में संपन्न होती है। पूर्वी आर्थिक प्रदेश की बात करते हैं जिसमें हम बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसको शामिल करते हैं। यहाँ झारखंड को भी इसमें शामिल करते हैं। तो जूट उद्योग, खनिज तेल शोधनशाला, लोहा अयस्क, हौजरी से संबंधित उद्योग, जलयान से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग इन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से कृषि, खनिज और खनिज तेल, रसायन ये उद्योग यहाँ देखने को मिलते हैं। परिवहन के जाल यहाँ अच्छी तरह से विकसित हैं क्योंकि जल परिवहन, सड़क, वायु और रेल परिवहन के द्वारा ये एक दूसरे से अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उत्तरी मध्य आर्थिक प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इसमें शामिल करते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वन से संबंधित जो संसाधन है, कृषि जो संसाधन है, उनका महत्वपूर्ण योगदान इस आर्थिक प्रदेश में होता है। तो इनसे संबंधित जो उद्योग हैं वो यहाँ विकसित हुए हैं। परिवहन के जो साधन हैं
यहाँ पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में परिवहन के जो संसाधन है वो मौजूद है। मध्यवर्ती मैदानी आर्थिक प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को शामिल करते हैं। कृषि से संबंधित, खनिज से संबंधित उद्योग संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, तो फलस्वरूप इनसे संबंधित जो उद्योग हैं वो यहाँ मिलते हैं या पाए जाते हैं। और यहाँ पर परिवहन की जो सुविधा है वो भी विकसित अवस्था में इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उत्तरी पश्चिमी आर्थिक प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इनको शामिल करते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में, जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर्यटन उद्योग, पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, पशुपालन, कृषि से संबंधित जो संसाधन है उनकी प्रचुरता यहाँ देखने को मिलती है। दिल्ली जो कि प्रशासनिक नगर है तो वहाँ प्रशासनिक कार्य और उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर छोटी मध्यम आकार की जो औद्योगिक जो श्रृंखलाएं हैं वो भी हमें देखने को उन क्षेत्रों में मिलती है। क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है तो परिवहन के जो साधन है, परिवहन जाल है, यहाँ पूर्ण विकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है पर्वतीय और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र को छोड़कर। पश्चिमी आर्थिक प्रदेश की जब बात करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव को इसमें शामिल करते हैं। कपास आधारित खनिज तेल, अणुशक्ति, तापीय शक्ति के संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। तो फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग, खनिज तेल से संबंधित तेल शोधन शालाएं, अणुशक्ति केंद्र, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग और अन्य जो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जो कि भारत का ये महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में भी इसको सम्मिलित करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं और यहाँ पर परिवहन के जाल पूर्ण विकसित अवस्था में मिलते हैं। जल परिवहन की सुविधा, अनेक बंदरगाह इन क्षेत्रों में मौजूद है, इस प्रदेश में मौजूद है। तो जब हम दक्षिण आर्थिक प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें हम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश को शामिल करते हैं, तो खनिज के साथ साथ यहाँ कृषि, मत्स्य जो पालन है वो संसाधन यहाँ हमें पाए जाते हैं। कपास की जो कृषि है वो भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वन से संबंधित जो उत्पाद हैं वो भी यहाँ प्राप्त होते हैं। तो इनसे संबंधित जो उद्योग हैं वो यहाँ स्थापित यहाँ किए गए और यहाँ पर परिवहन की सुविधा भी, जैसे जल परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन की बात करते हैं, वायु परिवहन की बात करते हैं, बड़े जो बाजार हैं वो भी इन प्रदेशों में, इस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत के आर्थिक जो प्रदेश हैं उनकी बात की, क्योंकि ये जो प्रदेश हैं वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल देते हैं। धन्यवाद।